नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने घर्षण बल को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम कार्य एवं ऊर्जा को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं कार्य से। किसी वस्तु पर बल लगाने पर बल तथा वस्तु की बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहा जाता है। और यहाँ पर जिस किसी भी वस्तु पर हम क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे, उसकी स्थिति में परिवर्तन अवश्य होगा। क्योंकि हमने बल की या फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या डेफिनेशन है फोर्स की? कि देखिए, बल वह कारक होता है जो किसी भी वस्तु पर आरोपित करने पर या किसी पिंड पर आरोपित करने पर उसकी आकृति, उसके आकार तथा उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देता है। उसे ही क्या कहा जाता है? बल कहा जाता है। अब यदि कोई वस्तु क्या है, स्थिर है, जैसे मान लीजिए ये एक क्या हो जाएगी, सतह हो जाएगी। तो यहाँ पर सतह पर ये वस्तु यहाँ पर क्या है, स्थिर अवस्था में रखी हुई है। और दरअसल इस वस्तु का जो जड़त्व है उसकी वजह से इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसे ही हम इस पर क्या करेंगे, कोई व्यक्ति जैसे अपने दोनों हाथों से इस पर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो इस वस्तु का क्या होगा, इस दिशा में विस्थापन अवश्य होगा। राइट? क्योंकि उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। बल लगाकर हम किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देते हैं। यदि वस्तु गतिमान है तो बल लगाकर उसको रोका जा सकता है, और यदि वस्तु स्थिर है तो उसको गति अवस्था में लाया जाता है। तो सीधी सी बात है, बल वह कारक होता है जो कि किसी वस्तु पर आरोपित करने पर उसके आकार, उसकी आकृति तथा उसकी स्थिति में परिवर्तित कर देता है। इसीलिए यदि कोई स्थिर वस्तु है और उस पर हम बल आरोपित करेंगे तो वह गति की अवस्था में हो जाएगी, और गति की अवस्था में आ जाएगी तो उसका क्या होगा, विस्थापन होगा। राइट? अब जैसे मैंने आपको बताया था कि गति को जो है वो दो तरीके से मापा जा सकता है। गति को एक तो मापा जा सकता है किससे, यहाँ पर दूरी से। राइट? डिस्टेंस हो जाएगा। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई भी जो है शंका ना रहे। राइट? तो दूरी, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, विस्थापन, या जिसको क्या कहा जाता है, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। राइट? तो गति की अवस्था क्या होती है, देखिए, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष समय के परिवर्तन के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन लाती है तो वह पहली वस्तु के सापेक्ष क्या होगी, गति की अवस्था में होगी। या फिर हम ये कहें कि अवस्था में परिवर्तन को ही गति कहा जाता है। गति को हम माप सकते हैं दूरी में। दूरी क्या होती है, किसी भी वस्तु के द्वारा तय किए गए कुल मार्ग की लंबाई को ही क्या कहा जाता है, दूरी कहा जाता है। और विस्थापन क्या होता है, किसी भी वस्तु की जो अंतिम स्थिति है, किसी भी वस्तु की अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे ही क्या कहा जाता है, विस्थापन कहा जाता है। तो किसी भी वस्तु की अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको ही क्या कहा जाएगा, विस्थापन कहा जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, जैसे ये क्या हो जाएगा, ये कोई भी लकड़ी का बॉक्स हो जाएगा। राइट? अब ये चूंकि अगर हमने फिजिक्स के जितने भी नियम पढ़े हैं उनको आप अप्लाई करें तो आपको क्रमबद्ध तरीके से समझ में आएगा। राइट? सबसे पहले ये बॉक्स रखा हुआ है। राइट? तो यहाँ पर ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स का जो है द्रव्यमान, ये द्रव्यमान के कारण इस पर जड़त्व कार्य कर रहा है। अर्थात न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि ये बॉक्स क्या है, स्थिर अवस्था में है, तो ये स्थिर अवस्था में ही रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाह्य ना लगाया जाए। अर्थात इस वस्तु के या इस बॉक्स के जड़त्व के कारण इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर? फिर हमने बल की डेफिनेशन देखी थी कि जैसे हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी जो भी स्थिति है, अगर इसकी जो है
विराम अवस्था में है तो यह गतिमान हो जाएगा। तो जैसे ही इस पर बल या फोर्स अप्लाई करेंगे इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और वो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डी होगा। तो यदि हम किसी भी वस्तु पर, पिंड पर F फोर्स लगाते हैं तो उसकी अवस्था में परिवर्तन होगा, और अवस्था में परिवर्तन होने से उसका विस्थापन होगा, और विस्थापन को यदि हम D मान लें तो कार्य कितना होगा, यहाँ पर F इंटू डी इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो थीटा होता है वो वस्तु के बल तथा विस्थापन के बीच में ही क्या होता है, कोण होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये यहाँ पर क्या लग रहा है, इस दिशा में, राइट, ये इस दिशा में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और अगर वस्तु का विस्थापन इस ओर हो रहा है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, राइट, या कुल मिलाकर वस्तु का जो फोर्स जहां पर लग रहा है और जिसका द्रव्यमान केंद्र से विस्थापन जिस ओर होगा उसको यहाँ पर क्या दिया गया है, थीटा का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर बल गुणित विस्थापन के गुणनफल को ही क्या कहा जाता है, कार्य कहा जाता है। जहाँ पर W क्या हो जाएगा, कार्य, F क्या हो जाएगा, लगाया गया बल, D क्या हो जाएगा, विस्थापन, और थीटा क्या हो जाएगा, बल तथा विस्थापन के मध्य कोण। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर बल आरोपित करने पर बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन को ही कार्य कहा जाता है, राइट। और कार्य का जो मात्रक होता है, कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल होता है, राइट। कार्य का SI मात्रक जूल होता है। अब जैसे हमने अभी देखा था कि अगर W बराबर क्या है, F इंटू डी, राइट, और क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर बल की दिशा में ही विस्थापन हो रहा है तो कॉस 0 हो जाएगा, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, अर्थात W बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू डी। यदि विस्थापन क्या है, बल की दिशा में क्या है, विस्थापन है, क्लियर। यदि बल की दिशा में क्या है, विस्थापन है, तो W बराबर हो जाएगा FD। अब अगर हम यहाँ पर F बराबर 1 न्यूटन मान लें और D बराबर क्या मान लें, 1 मीटर मान लें, तो फिर यहाँ पर W बराबर क्या हो जाएगा, 1 जूल हो जाएगा। और हो सकता है कि मुख्य परीक्षा में 3 नंबर में प्रश्न पूछ लिया जाए कि 1 जूल कार्य 3 नंबर में आ सकता है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं कि 1 जूल कार्य क्या होता है। तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि देखिए जो हमारी परिभाषा, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित करने पर यदि उसमें 1 मीटर का विस्थापन उत्पन्न हो जाए तो उस वस्तु पर जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, 1 जूल कार्य होगा। तो किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल आरोपित करने पर यदि बल की दिशा में 1 मीटर का विस्थापन हो जाता है तो उस वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा, 1 जूल कार्य होगा। तो कार्य का SI मात्रक हो जाएगा जूल, और कार्य का जो CGS मात्रक होता है वो कितना होता है, अर्ग होता है, क्लियर है। अब हो सकता है कभी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जूल में और अर्ग में क्या संबंध है, तो यहाँ पर जूल SI मात्रक है, फिर अर्ग CGS मात्रक है, और 1 जूल बराबर होता है 10 की घात 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पर अर्ग हो जाएगा। ध्यान रखें यहाँ पर जो कार्य है ये एक कैसी राशि है, अदिश राशि है। चूंकि ये जो बीजगणितीय योग का जो त्रिभुज नियम है, बीजगणितीय योग के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए एक अदिश राशि है, और इसका मात्रक क्या होगा, mL²T-2। इसको भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए अगर हम यहाँ पर मान लें कि बल का कितना होता है, अगर आपको पता हो तो जो बल होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, kg, राइट, द्रव्यमान का kg, और त्वरण का क्या हो जाएगा, मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर। ये तो किसका हो गया, बल का। अब यहाँ पर डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, 1 और मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो कार्य है, कार्य का अगर विमीय सूत्र निकालें तो kg
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में एस की घात क्या हो जाएगी, माइनस का 2। तो केजी की विमा 1 है तो एम 1 हो जाएगा, राइट। मीटर की विमा कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर एल 2 हो जाएगा और टी माइनस का क्या हो जाएगा, 2। इस तरीके से कार्य की जो विमीय सूत्र है वो एम एल स्क्वायर टी माइनस का 2 होता है, राइट। तो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर कार्य को समझ लिया है। अब देखिए, हो सकता है कि मुख्य परीक्षा में इस तरीके के प्रश्न जो है न्यूमेरिकल्स ना पूछे जाएं, बट अगर कभी एक आध प्रश्न पूछ लिया जाए तो मैं आपको उदाहरण से समझा दे रहा हूँ, राइट। जैसे अगर परीक्षा में पूछा जाए कि एक बच्चा, राइट, जैसे सीधी सी बात क्या है कि एक लड़के ने एक लोहे के बॉक्स पर 15 न्यूटन का जो है बल आरोपित किया और बल की दिशा में जो बॉक्स है उसका विस्थापन हो गया 10 मीटर, राइट। एक लड़के ने एक लोहे के बॉक्स पर 15 न्यूटन का बल लगाया और बल की दिशा में लोहे के जो बॉक्स है उसका 10 मीटर का क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो बताइए किया गया कार्य कितना होगा। अब अगर आपको प्रश्न में इस तरीके से आता है तो सीधा सा है, राइट, मैं यहाँ पर आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ, राइट। तो जैसे ही प्रश्न पूछा जाता है तो अगर ये 5 नंबर में आता है तो हमारा तरीका ये रहेगा कि ज्ञात है, अब एक लड़का जो है वो बल आरोपित कर रहा है तो F बराबर कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन हो जाएगा। फिर विस्थापन कितना हो रहा है, 10 मीटर हो रहा है, 10 मीटर लिखेंगे। उसके बाद में हम जानते हैं कि WF बराबर कितना होता है, F इंटू डी इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, जहां पर थीटा आरोपित बल तथा विस्थापन के बीच का कोण होता है। अब परीक्षा में कहा गया है कि बल की दिशा में ही क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, तो बल की दिशा में विस्थापन होगा तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना, 0 डिग्री, और 0 डिग्री का मान होता है 1। इसका मतलब W बराबर हो जाएगा F इंटू डी इंटू 1। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर F का मान कितना दिया है, 15, तो 15 गुणित हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा 150। और कभी भी अगर मुख्य परीक्षा में ये प्रश्न आता है तो इसकी यूनिट लिखना ना भूलें, तो ये हो जाएगा 150 जूल। इस तरीके से हम इसका जो कार्य का अगर क्वेश्चन भी आता है तो उस क्वेश्चन को भी हम आसानी से जो है सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर जो है कार्य को बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब दरअसल जब भी किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल लगाने से उसकी अवस्था में परिवर्तन अवश्य होगा। अगर वो स्थिर अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में हो जाएगी, और गतिमान अवस्था में आएगी तो उसका जो है विस्थापन भी होगा। परंतु यहाँ पर यह निश्चित नहीं है कि विस्थापन किस दिशा में होगा। हो सकता है कि अगर जैसे हमने कहा ये कोई वस्तु हो जाएगी, हम इस वस्तु में इस ओर क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, लेकिन इस वस्तु का जो विस्थापन है, राइट, इस वस्तु का जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस ओर हो रहा है, राइट। तो वस्तु पर आरोपित बल और जो विस्थापन है उसके बीच में कोई भी कोण बन सकता है, और इसी के आधार पर कार्य को 3 भागों में बांटा गया है, राइट। पहला हो जाएगा, हम एक तरीके से कह सकते हैं तो कार्य का पहला प्रकार हो जाएगा धनात्मक कार्य, फिर हो जाएगा ऋणात्मक कार्य, और तीसरा क्या हो जाएगा, शून्य कार्य हो जाएगा। मुख्य परीक्षा में या तो 3-3 नंबर में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य या शून्य कार्य, या हो सकता है 11 नंबर में प्रश्न पूछा जाए कि कार्य को परिभाषित करते हुए कार्य के सभी प्रकारों की व्याख्या कीजिए, राइट। तो अगर 11 नंबर का प्रश्न आता है तो शुरुआत में हम यहाँ पर कार्य को अच्छे से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद में जो अलग अलग प्रकार के कार्य हैं उनको भी हम विधिवत तरीके से समझाएंगे, राइट। तो कुल मिलाकर बल एवं विस्थापन के बीच में जो कोण बनता है या विस्थापन की जो दिशा है उसके आधार पर कार्य को 3
या कार्य के 3 प्रकार होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, धनात्मक कार्य हो जाएगा। देखिए, यदि किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है तथा वस्तु का विद्यमान, वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में ही हो, तो बल और विस्थापन के बीच में जो कोण होगा या तो वो 0 डिग्री होगा या न्यून कोण होगा, और इसे ही क्या कहते हैं, धनात्मक कार्य कहते हैं। कुल मिलाकर यदि किसी वस्तु पर बल लगाएं और बल लगाएं तथा बल और वस्तु का विस्थापन यदि बल की दिशा में ही हो तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा, राइट। या फिर बल एवं विस्थापन के बीच में न्यून कोण हो तब भी किया गया कार्य क्या माना जाएगा, धनात्मक माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर आप एग्जाम में इस तरीके का जो डायग्राम है ये भी आप जो है बना के आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर आपने बल लगाया, बल की दिशा कौन सी है, इस डायरेक्शन में है, और यदि डिस्प्लेसमेंट, राइट, इस बॉक्स का जो है विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, राइट। तो किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि उसका विस्थापन बल की दिशा में ही होता है या बल एवं विस्थापन के बीच में हो सकता है कि बल की जो वस्तु की दिशा है वो ऐसी हो तो बल की दिशा ये हो जाएगी, राइट, और विस्थापन की दिशा ये हो जाएगी, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो या तो बल की दिशा में विस्थापन हो या फिर बल एवं विस्थापन के बीच में न्यून कोण बने, तो दोनों ही स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। और जैसे हम गणितीय रूप से भी यहाँ पर सिद्ध कर सकते हैं, जैसे हमने देखा था कि F बराबर होता है, क्या होता है, W बराबर होता है F इंटू डी इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब देखिए यदि कॉस थीटा हो जाएगा, अब यदि बल की ही दिशा में, जैसे मान लिया कि ये जो है बल है और इसी दिशा में क्या हो रहा है, विस्थापन, तो इनके बीच में जो कोण बनेगा थीटा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, राइट। और हमें पता है कि कॉस 0, राइट, अब अगर हम देखें तो यहाँ पर F इंटू डी इंटू क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, तो F डी इंटू क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, W। या फिर मैं ये कहूँ कि कॉस 0 से लेकर कॉस जो 90 है वहाँ तक का जो मान है वो क्या होता है, धनात्मक होता है, और 90 के बाद में जो कॉस की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो इसीलिए अगर न्यून कोण रहेगा तो भले ही यहाँ पर कॉस 0 को हमने 1 माना है, अगर कॉस 30 डिग्री भी है, 45 डिग्री भी है, 60 डिग्री भी है, तब भी वो क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा, राइट। तो किसी वस्तु पर आरोपित, यदि किसी वस्तु पर बल लगाएं और वस्तु का विस्थापन जो है बल की दिशा में हो या फिर बल एवं विस्थापन के बीच में न्यून कोण हो तो किया गया कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। और आप अगर 5 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाता है तो ये डायग्राम, राइट, और उसके बाद में ये मैथमेटिकल जो है एक्सप्लेनेशन, इसको जरूर लिखें, राइट। अब जो धनात्मक कार्य है उसके हम उदाहरण देखते हैं। तो धनात्मक कार्य के तो कई उदाहरण हैं, सीधी सी बात है, यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को धक्का देता है, किसी कार को धक्का देता है, या आप इस पोडियम को उठाकर दूसरी ओर ले जाना चाहते हैं, अगर किसी भी वस्तु में हम बल लगा रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और हम उसको जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं उस दिशा में ले जा पा रहे हैं, अर्थात उस दिशा में ही उसका विस्थापन हो रहा है, तो किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। ये हम सीधा लिख सकते हैं कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा कार को धक्का दिया जाता है, राइट, और यदि कार का विस्थापन भी उसी दिशा में हो जाता है तो व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा, राइट। दूसरा यहाँ पर जो उदाहरण है वो किसका हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष। जैसे अगर हम देखें कोई भी वस्तु है, ये क्या हो जाएंगे, बादल हो जाएंगे, राइट। अब अगर यहाँ से कोई वस्तु जो है ये गिर रही है, राइट, तो ये यहाँ पर गिर रही है, तो वस्तु के ये
जैसे कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही है। अब आप देखिए इस पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है, राइट, गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल की जो दिशा है वो नीचे की ओर है। और वस्तुएं जब भी हम अंतरिक्ष में छोड़ते हैं तो वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही पृथ्वी की ओर खींचती हैं। इसका मतलब इस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, इस वजह से यह वस्तु जो है पृथ्वी की केंद्र की ओर आ रही है। तो इस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है नीचे की ओर, और ये वस्तु भी केंद्र की ओर अर्थात नीचे की ओर आ रही है। इसका मतलब बल भी इसी दिशा में लग रहा है और विस्थापन भी जो है वो इसी दिशा में हो रहा है। इस वजह से किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। तो जब भी कोई पिंड गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण बल भी नीचे की ओर लगेगा, राइट, वस्तु का विस्थापन भी नीचे की ओर होगा, अतः किया गया कार्य धनात्मक होगा। या तीसरा, आप कुएं से जब पानी खींचते हैं तो उसका उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे देखिए ये क्या हो जाएगा, कुआं हो जाएगा। अब यहां से अगर कोई व्यक्ति, ये जो है बाल्टी, राइट, बाल्टी को ऊपर की ओर खींच रहा है, राइट, और बाल्टी जा भी कहां रही है, ऊपर की ओर जा रही है। इसका मतलब हम बाल्टी को ऊपर की ओर खींच रहे हैं, मतलब ऊपर की ओर बल लगा रहे हैं, और बाल्टी का विस्थापन भी क्या है, ऊपर की ओर हो रहा है। तो जिस ओर हम बाल्टी को खींच रहे हैं उसी ओर बाल्टी का विस्थापन हो रहा है। तो दोनों ही बल एवं विस्थापन की दिशा एक ही ओर है, इसलिए किया गया कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा, राइट। अब दूसरा हो जाएगा यहाँ पर ऋणात्मक कार्य या नेगेटिव वर्क। सीधी सी बात है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाएं और वस्तु का जो विस्थापन है वो बल की विपरीत दिशा में हो, या फिर बल एवं विस्थापन के बीच में अधिक कोण हो, तो किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा, राइट। और अगर हमको इसको दर्शाना हो एग्जाम में तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये हो जाएगा हमारा डायग्राम, राइट, ये हो जाएगी वस्तु। अब इस वस्तु पर हम जो है यहाँ पर इस ओर क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम दिखाएं तो इस ओर ही क्या हो रहा है, इसका विस्थापन हो रहा है, राइट। तो बल लगाने पर उसी दिशा में क्या हो, विस्थापन हो, या फिर बल एवं विस्थापन के बीच में क्या हो, कोण अधिक हो। जैसे ये कोई वस्तु है, इस पर इस ओर बल लगा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, बल की दिशा हो जाएगी। और इस ओर अगर विस्थापन होगा या फिर वो 90 डिग्री या न्यून कोण होगा तो वो कैसा होगा, धनात्मक कार्य होगा। लेकिन बल का जो विस्थापन है वो क्या है, इस ओर हो रहा है, अधिक कोण पे, या फिर जस्ट क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर बल की दिशा ये है, डिस्प्लेसमेंट की दिशा या तो अधिक कोण में है या जस्ट क्या है, विपरीत है, तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसको हम मैथमेटिकल भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे, W बराबर होता है F इंटू डी इंटू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और जब वस्तु का विस्थापन या तो क्या होगा, कॉस, अगर हम देखें 90 से बड़े जो मान है, जैसे कॉस कितना हो जाएगा, 115 का मान हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से, या 135 का मान हो जाएगा। तो कॉस 90 डिग्री की जो जितनी भी वैल्यू होती है, कॉस 115, 135 का जो मान है वो हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। या फिर जैसे हमने मान लिया कि जस्ट क्या है, अपोजिट है, तो जस्ट अपोजिट है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री, क्योंकि ये बल लगा और ये यहाँ पर विस्थापन हो गया तो 180 का कोण बनेगा। और हमें पता है कि 180 का मान जो होता है कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 का मान होता है माइनस का 1। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर W बराबर हो जाएगा माइनस का F और माइनस का D। इसीलिए जो किया गया कार्य है वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। कुल मिलाकर यदि किसी वस्तु पर बल लगाएं और विस्थापन बल की विपरीत दिशा में हो या बल एवं विस्थापन के बीच में अधिक कोण हो तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा, राइट। और इसके जो है प्रश्न कई बार
न्यूमेरिकल के तौर पर भी पूछ सकते हैं या इनका एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है, राइट। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई व्यक्ति अपने सिर पर एक पत्थर को, या फिर हम कह सकते हैं कि 5 किलो का वजन है, यदि कोई व्यक्ति किसी भी पत्थर को या वजन को ऊपर की ओर सीढ़ियों से चढ़ता हुआ जो है वो ले जा रहा है, राइट, या तो पहाड़ पर चढ़ रहा है या सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, तो यदि कोई व्यक्ति पत्थर को या किसी वस्तु को अपने सिर पर रखकर सीढ़ियों से चढ़कर दूसरी या तीसरी मंजिल पर जा रहा है या पहाड़ पर चल रहा है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य न्यूनतम होगा। लेकिन अगर हम देखें तो यहां पर जो कार्य है वो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया हुआ मानेंगे, राइट। तो जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ऊपर की ओर ले जा रहा है, राइट, और जैसे ही हमको पता है कि जैसे ये कोई व्यक्ति है, जैसे ही हम क्या होंगे ऊपर की ओर जाएंगे तो हमारे ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो किस ओर कार्य करता है, नीचे की ओर कार्य करता है, राइट। तो यहां पर ये बात ध्यान रखें, व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य जो है वो तो धनात्मक होगा क्योंकि वो ऊपर की ओर बल लगा रहा है अपना पेशीय बल और ऊपर की ओर ही विस्थापन हो रहा है, तो वो धनात्मक होगा। लेकिन यहां पर ध्यान रखें गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो यहां पर क्या होगा, ऋणात्मक होगा। आप इस चीज को अच्छे से समझें। यदि कोई व्यक्ति अपने सिर पर किसी भी भार को ले जा रहा है तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा। क्यों, समझिए। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा किस ओर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, राइट, और व्यक्ति जो है उस वस्तु को क्या ले जा रहा है, ऊपर की ओर ले जा रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल दरअसल क्या है, नीचे की ओर लग रहा है और वस्तु का विस्थापन क्या हो रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया जो कार्य है वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है तो वस्तु नीचे तो नहीं आ रही, वस्तु क्या है, ऊपर की ओर जा रही है। तो यदि किसी पत्थर को या किसी वस्तु को कोई व्यक्ति ऊपर की ओर ले जाता है तो इस स्थिति में गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा, राइट। फिर दूसरी स्थिति हो जाएगी, जैसे यहां पर अगर हम देखें तो यदि किसी खुरदुरी सतह पर वस्तु को चलाया जाता है तो घर्षण बल जो है वो वस्तु की विस्थापन की विपरीत दिशा में लगता है। ये भी कल मैंने आपको बताया था कि घर्षण बल जो है वो हमेशा दो वस्तुओं के संपर्क तलों के बीच में कार्य करता है और सापेक्षिक गति का विरोध करता है। साथ ही जो घर्षण बल है उसकी दिशा हमेशा क्या होती है, वस्तु की दिशा की क्या होती है, विपरीत होती है, राइट। तो यदि कोई वस्तु जो है, यदि कोई व्यक्ति वस्तु को इस तरफ से क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, लेकिन घर्षण बल इसका क्या करेगा, विरोध करेगा। फिर भी अगर वस्तु इस तरफ जो है विस्थापित हो जाती है तो घर्षण बल इस तरफ लग रहा है, वस्तु का विस्थापन इस तरफ हो रहा है, तो दोनों ही केसेस में घर्षण बल इस तरफ लगेगा, वस्तु का विस्थापन इस तरफ हो रहा है, तो यहाँ पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, राइट। वैसे ही तीसरा यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति कुएं से बाल्टी द्वारा क्या करता है, पानी निकालता है, तो इस क्रिया में जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। जैसे ये क्या हो जाएगी, बाल्टी हो जाएगी जो कि व्यक्ति खींच रहा। अब यहां पर समझना, ये वाला जो उदाहरण है, पहले हमने क्या देखा था कि एक व्यक्ति जो है इस बाल्टी को ऊपर की ओर खींच रहा है, तो व्यक्ति के द्वारा बल ऊपर की ओर लग रहा है, विस्थापन भी ऊपर की ओर हो रहा है, इसीलिए क्या होगा, धनात्मक कार्य होगा। लेकिन अगर हम इसी उदाहरण को गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा ले तो भैया गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो नीचे की ओर लग रहा है और बाल्टी तो जा रही है ऊपर की ओर, तो जस्ट क्या है, F जो है गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा ये है और विस्थापन की दिशा जो है ऊपर की ओर है, अर्थात विस्थापन विपरीत दिशा में हो रहा है, या विस्थापन एवं बल के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, या कैसा है, अधिक कोण है। तो इस स्थिति में जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा,
शून्य, सॉरी ऋणात्मक होगा, राइट। अब तीसरा हो जाएगा शून्य कार्य। दो स्थितियों में कार्य जो है वो शून्य माना जाएगा। कैसे? यदि किसी वस्तु पर बल लगाएं तथा विस्थापन बल के लंबवत होता है, यदि विस्थापन क्या हो, बल के लंबवत हो, तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। या फिर यदि किसी वस्तु पर बल लगाएं और उसका विस्थापन हो ही ना, तब भी किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कोई क्या हो जाएगी, वस्तु हो जाएगी। अब अगर हम बल इस तरफ लगा रहे हैं और वस्तु का जो विस्थापन है, राइट, डिस्प्लेसमेंट वो ऊपर की ओर हो रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगी बल की दिशा और ये हो जाएगी किसकी, डिस्प्लेसमेंट की दिशा। दोनों के बीच में 90 डिग्री का क्या बनेगा, कोण बनेगा। तो जब बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, या फिर हम ये कहें कि जब विस्थापन बल के लंबवत होता है तो किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। या फिर इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, सबसे पहले इस सिचुएशन को समझिए। जैसे W बराबर हो जाएगा F इंटू डी इंटू क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री, और हमें पता है कि कॉस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, हाँ, तो कॉस 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। तो इसीलिए यहाँ पर F इंटू डी इंटू 0 हो जाएगा। तो W बराबर F इंटू डी बराबर क्या हो जाएगा, 0, राइट। और तीसरी चीज, अगर हम ये मान लें कि किसी वस्तु पर क्या लगाया, बल लगाया, लेकिन वस्तु का विस्थापन हुआ ही नहीं, उस स्थिति में D बराबर क्या हो जाएगा, 0। तब भी F बराबर F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर F D की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहाँ पर W का मान फिर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर तब भी कार्य का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाएं, राइट, और बल तथा विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण हो या विस्थापन बल के लंबवत हो, तब भी किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। या जब किसी वस्तु पर बल लगाएं और उसका विस्थापन ना हो या विस्थापन क्या हो, शून्य हो, तब भी जो किया गया कार्य है वो कैसा माना जाएगा, शून्य माना जाएगा। इसको हम इस उदाहरण से समझ लेते हैं, राइट। एक कुली अपने सर पर सूटकेस उठाकर चल रहा है, राइट। तो देखिए यहाँ पर परीक्षा में जो घुमावदार प्रश्न है वो ये पूछा जाता है, हमेशा जो ऋणात्मक कार्य है या फिर शून्य कार्य है वो गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष या किसी अन्य बल के सापेक्ष हम निकालते हैं। तो यदि कोई भी कुली, जैसे ये एक व्यक्ति हो जाएगा जो कि अपने सर पर ये जो है सूटकेस लेकर इस दिशा में जा रहा है, राइट। तो देखिए विस्थापन, अगर ये व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है तो ये होगी विस्थापन की दिशा, और गुरुत्वाकर्षण लगता है ठीक क्या, नीचे की ओर, ये हो जाएगा क्या, फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। तो वस्तु का विस्थापन इस ओर हो रहा है, ग्रेविटेशनल नीचे की ओर लग रहा है, तो दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। तो जब कुली अपने सिर पर सूटकेस उठाकर चलता है तो गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष जो है किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा, राइट। वैसे ही एक व्यक्ति, एक घोड़ा, या फिर हम कह सकते हैं एक गधा या कोई भी जानवर सामान को अपनी पीठ पर लादकर ले जा रहा है, उस स्थिति में भी गुरुत्वाकर्षण के सापेक्ष जो है किया गया कार्य कितना होगा, शून्य होगा, राइट। यही वाला केस आएगा, समझ में आया। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर शून्य कार्य हो जाएगा। तो हमने कार्य को और कार्य के प्रकारों को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अब हम यहाँ पर समझते हैं ऊर्जा को या एनर्जी को, जो कि बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। ऊर्जा क्या होती है, कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है, ऊर्जा कहा जाता है। तो
किसी भी व्यक्ति की या वस्तु की या पिंड की कार्य करने की क्षमता ही उस व्यक्ति की, वस्तु की या पिंड की क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। या दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं कि कार्य वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उत्पन्न कर दे, तो उसे भी क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। या फिर किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ही उसकी क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। और यहाँ पर जो ऊर्जा का एसआई मात्रक है वो क्या होता है? जूल होता है। तो ध्यान रखें, कार्य का एसआई मात्रक भी जूल होता है और यहाँ पर ऊर्जा का एसआई मात्रक भी जूल होता है, राइट। और इसका जो सीजीएस मात्रक है वो क्या होता है? अर्ग होता है। यह भी एक अदिश राशि होती है और इसका विमीय सूत्र कैसा होगा? ml² T-2 इसका क्या होता है? विमीय सूत्र होता है। अब हम ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ेंगे। तो ऊर्जा के कई रूप होते हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी, राइट, प्रकाश ऊर्जा हो जाएगी, ध्वनि ऊर्जा हो जाएगी, विद्युत ऊर्जा हो जाएगी, रासायनिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। तो हम जितनी भी ऊर्जा है उनको एक एक करके पढ़ेंगे और हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा से। और यांत्रिक ऊर्जा से सबसे अधिक जो है वो प्रश्न आने की संभावना है, क्योंकि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है जिसका हम हमारे सिलेबस में बहुत ही अच्छे से प्रकाश को भी पढ़ेंगे, राइट। ध्वनि भी हमारे सिलेबस में है तो ध्वनि ऊर्जा को भी पढ़ेंगे। ताप और ऊष्मा भी है, इसको भी पढ़ेंगे। विद्युत भी हमारे चैप्टर में है। सूर्य की जो ऊर्जा है वो सौर ऊर्जा होगी। रासायनिक ऊर्जा जो है पेड़ पौधों में या जीवाश्म ईंधन में संचित होती है। और जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनमें नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है? संचित होती है, राइट। तो ऊर्जा के ये विभिन्न रूप होते हैं जिसमें हम यांत्रिक ऊर्जा से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? किसी भी वस्तु में यांत्रिक कार्य के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। तो किसी भी वस्तु में यांत्रिक कार्य के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। और यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो पहली हो जाएगी यहाँ पर गतिज ऊर्जा, जिसको काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। सीधी सी बात है, देखिए किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो किसी भी वस्तु की गति के कारण उसकी जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे ही गतिज ऊर्जा कहा जाता है। यहाँ पर गति के कारण ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जो गतिज ऊर्जा होती है यह हमेशा धनात्मक होती है। अब अगर हम मान लें कि कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान m है और यदि जिसका वेग v है, तो गतिज ऊर्जा को ke से जो है डिनोट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 mv क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ये गतिज ऊर्जा का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो गतिज ऊर्जा है वो दो चीज़ों पर निर्भर करती है। एक क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा, राइट। यदि हम मान ले कि यदि दो वस्तुएं जिनका वेग क्या है? समान है, राइट। वेग क्या है? हमने मान लिया समान है। तो यदि दो वस्तुओं का वेग समान है तो जिस वस्तु का द्रव्यमान ज़्यादा होगा उस वस्तु की गतिज ऊर्जा भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, राइट। दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेग या वेलोसिटी। अगर हम जैसे दो वस्तुओं का जो है द्रव्यमान या m बराबर क्या मान लें? समान मान लें, तो हमेशा ध्यान रखें अगर दो वस्तुओं का द्रव्यमान समान है तो जिस वस्तु का वेग अधिक होगा उस वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। अब हम यहाँ पर गतिज ऊर्जा के उदाहरण समझते हैं। और गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण ऐसा है जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। वो ये है कि क्या कारण है कि उल्का पिंड जब पृथ्वी पर गिरता है तो वो परमाणु बम की तरह धमाका करता है या बहुत अधिक नुकसान करता है। और उल्का पिंड क्या है? एक चट्टान है, राइट। तो अगर हम देखें तो जो उल्का पिंड है, उल्का पिंड से तबाही,
दरअसल अगर हम देखें तो जैसे आपने कई बार देखा होगा कि जैसे ये कोई पहाड़ी है, इस पहाड़ी से कई बार कोई चोटी होती है, वो टूट कर क्या होती है, कोई बड़ा सा पत्थर नीचे आ जाता है, राइट। तो उस पत्थर से उतना ज़्यादा अधिक क्या होता है, नुकसान नहीं होता। जैसे मैंने मान लिया कि अगर यहाँ पर 500 किलोग्राम का ये जो पत्थर है ये यहाँ से लुढ़क कर यहाँ पर आ गया, तो अगर इसके रास्ते में कोई भी व्यक्ति या किसी का घर ना आए तो ये नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वही आप सोचो कि ये हमारी पृथ्वी है और ये यहाँ पर जो है 500 किलोग्राम का क्या है, उल्का पिंड है। तो समझिए अगर ये 500 किलोग्राम का उल्का पिंड पृथ्वी पर गिर गया और किसी एक शहर पर गिर गया तो पूरा का पूरा शहर भी क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है। कारण क्या है कि कारण उल्का पिंड का द्रव्यमान नहीं है, उल्का पिंड की क्या है, गतिज ऊर्जा है। दरअसल उल्का पिंड जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से बहुत तेजी से पृथ्वी की ओर आएगा। अर्थात उल्का पिंड की जो काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv²। तो जितना उल्का पिंड का वेग अधिक होगा उतना ही अधिक उल्का पिंड की क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। और जितनी वेग से ये पृथ्वी से टकराएगा उस पूरे के पूरे क्षेत्र में बहुत बड़ा धमाका होगा, जिससे क्या होगा, भयंकर तबाही मचेगी। तो यदि पूछा जाए कि उल्का पिंड का द्रव्यमान उतना अधिक नहीं होता है, परंतु जब वो है धरातल से टकराता है तो परमाणु बम के समान तबाही रखने की क्षमता रखता है। कारण क्या है, उल्का पिंड की गतिज ऊर्जा। दरअसल उल्का पिंड बहुत ही तेजी से पृथ्वी पर क्या होता है, टकराता है, जिसका इम्पैक्ट जो है परमाणु बम या बहुत बड़े बम के बराबर होता है। दूसरा आप यहाँ पर मान सकते हैं कि आप बंदूक से गोलियां निकाली और गोलियों को आप हाथ से ऐसे फेंक के मारिए, तो किसी व्यक्ति के वो जो गोली है जो आप ऐसे फेंक के मारते हैं वो आर पार हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। लेकिन जब गोली बंदूक से दाग दी जाती है तो उसकी गति बहुत ज़्यादा होती है, और गति होने से क्या होगा, उसकी एनर्जी बड़ी होगी, और जैसे ही वो किसी व्यक्ति के शरीर पर लगेगी तो शरीर से क्या होगी, आर पार निकल जाएगी, राइट। या फिर एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि क्या कारण है, राइट, क्या कारण है कि पत्थर मारने से शीशा चटक जाता है और गोली आर पार हो जाती है, राइट। तो अगर हम देखें तो जो पत्थर मारते हैं भाई जब कोई भी पत्थर मारा जाता है तो उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती, इसलिए जैसे ही वो कांच से टकराएगा पूरे के पूरे कांच को क्या कर देगा, बिखेर देगा। लेकिन जब गोली होती है तो गोली की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जैसे ही वो कांच से टकराएगी, जहाँ पर टकराएगी वहाँ पर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा के कारण एक छोटा सा छेद हो जाएगा और गोली उसकी क्या हो जाएगी, आर पार निकल जाएगी, राइट। वैसे ही क्या हो जाएगा, जो बहता हुआ पानी रहता है उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, और दरअसल इसी का प्रयोग करके हम टरबाइन को घुमाते हैं और उससे विद्युत बनती है। फिर जो गतिमान वाहन है उसकी भी क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, राइट। फिर उड़ते हुए वायुयान की भी जो है वो क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। तो ये यहाँ पर गतिज ऊर्जा के उदाहरण हो जाएंगे। फिर अगली हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का सीधा सा मतलब हो जाएगा कि किसी वस्तु, राइट, किसी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति के कारण, विकृति के कारण या अभिविन्यास के कारण, तो किसी भी वस्तु में उसकी विशेष स्थिति, विशेष विकृति या अभिविन्यास के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे ही क्या कहा जाता है, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। और स्थितिज ऊर्जा को Pe से दर्शाते हैं। दरअसल P फॉर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, राइट। और इसका गणितीय रूप हो जाएगा mgh। दरअसल ये स्थितिज ऊर्जा का एक स्वरूप है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा उसको mgh से जो है वो दर्शाया जाता है। खास बात यह है कि जो गुरुत्वीय ऊर्जा है उसका मान हमेशा धनात्मक होता है, जबकि जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान जो है
धनात्मक भी हो सकता है, राइट, और कैसा हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही हो सकता है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो कारण क्या है। देखो, किसी भी वस्तु को अगर हम उठाएंगे तो उसको उठाने में क्या करना पड़ेगा, कोई भी कार्य करना पड़ेगा। वही जब हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे तो बल की वजह से उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा और विस्थापन होगा। बल और विस्थापन के गुणनफल को ही कार्य कहते हैं। तो जब हम किसी वस्तु पर भी कार्य करेंगे, राइट, तो जब किसी वस्तु को उसकी स्थिति से हटाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ता है और यही कार्य उस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो है संचित हो जाता है। अब स्थितिज जो ऊर्जा है उसके 4 प्रकार होते हैं: गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा और चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, जिसमें से सबसे पहला हो जाएगा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, राइट। देखिए, जैसे जैसे हम किसी भी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर ले जाते हैं तो हमें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जाकर हमको कार्य करना पड़ता है। अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत जाकर हमें उस वस्तु को ऊंचाई पर ले जाना पड़ता है और यही जो कार्य है वो वस्तु की विशिष्ट स्थिति या गुरुत्व के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाएगी उसे ही क्या कहा जाएगा, गुरुत्व ऊर्जा कहा जाएगा। तो किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर उठाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य दरअसल स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कि एक पृथ्वी के धरातल से ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु में कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब अगर हमने मान लिया कि किसी वस्तु का जो है द्रव्यमान, इसको गणितीय रूप से देखें तो यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, m है, राइट, उसको धरातल से, राइट, उसको धरातल से ऊंचाई h पर क्या रखा है, h पर रखा गया है, राइट, और g यहाँ पर क्या है, त्वरण है। तो उस वस्तु की जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, m इंटू जी इंटू क्या होगी, h होगी, राइट। तो कुल मिलाकर जितनी अधिक ऊंचाई पर वस्तु होगी उसकी गुरुत्वीय ऊर्जा उतनी ही क्या होगी, अधिक होगी। फिर हो जाएगा यहाँ पर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ का मतलब सबसे पहले तो इलास्टिसिटी क्या होती है। देखिए, वस्तुओं का वह गुण जिसकी वजह से अगर हम किसी भी वस्तु पर बल लगाएं तो उसकी अवस्था में या आकृति में या आकार में परिवर्तन होगा। तो वस्तुओं का वह गुण जो बल लगाने पर आकार, आकृति में, राइट, आकृति में या आकार में या स्थिति में जो परिवर्तन हुआ है उस स्थिति से वापस आने का जो गुण होता है उसको ही क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं, राइट। और इस गुण के कारण ही जब हम तनी हुई कमान, भाई कमान को क्या कर देंगे, खींच देंगे, भाई मोड़ देंगे तो वो जो कमान है वो अपनी मूल स्थिति में वापस आना चाहेगी, राइट। तो तनी हुई कमान या खींची हुई क्या हो जाएगी, रबर की पट्टी हो जाएगी, मुड़ी हुई धातु की क्या हो जाएगी, छड़ हो जाएगी। इनमें प्रत्यास्थता के कारण कार्य करने की क्या हो जाएगी, क्षमता उत्पन्न हो जाएगी और इस तरीके से जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अर्थात हम सीधा कह सकते हैं कि प्रत्यास्थ बलों के कारण वस्तुओं में निहित ऊर्जा को ही क्या कहा जाता है, प्रत्यास्थ ऊर्जा कहते हैं, राइट। और दरअसल इसका उदाहरण हो जाएगा गुलेल। जैसे ही गुलेल में हम रबड़ को खींचते हैं तो उसकी क्या होती है, जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है, जैसे ही हम छोड़ेंगे तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार जो गुलेल का जो पत्थर है वो स्थितिज जो ऊर्जा है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारी जो पेशीय स्थितिज ऊर्जा होती है वो भी गतिज ऊर्जा में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। क्लियर हुआ। फिर तीसरा हो जाएगा विद्युत स्थितिज ऊर्जा, राइट। तो विद्युत क्षेत्र में किसी भी वस्तु पर जो है विद्युत बल कार्य करता है, राइट। तो विद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवश्यक वस्तु रखी है तो उस पर लगने वाले जो विद्युत बल हैं
उन विद्युत बलों के कारण उसमें कार्य करने की क्षमता आ जाएगी और उस ऊर्जा को ही क्या कहा जाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहा जाएगा। राइट। फिर हो जाएगा चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी गतिशील आवेश या धारावाही चालक पर चुंबकीय बलों के माध्यम से या चुंबकीय बलों के द्वारा उसमें जो कार्य करने की क्षमता होगी, राइट, उसे ही क्या कहा जाता है, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। तो ये थे यहाँ पर ऊर्जा के 4 प्रकार। एक हो जाएगी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, फिर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा जो कि प्रत्यास्थता के गुण के कारण होती है, फिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। दरअसल विद्युत और चुंबक, मैंने पहले भी बताया है कि किसी भी वस्तु का विद्युत या चुंबकीय वह गुण होता है जो वस्तुओं को क्या करता है, आकर्षित करता है। इसलिए विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई भी वस्तु रखी है तो उस पर विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल कार्य करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल उस पर कार्य करेंगे, जिसकी वजह से उस पर कार्य करने की क्षमता आ जाएगी और उसको ही जो है स्थितिज ऊर्जा कहा जाएगा। विद्युत स्थितिज ऊर्जा और चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। और इसको हम इन उदाहरण के माध्यम से और भी अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे पहला हो जाएगा कि साइकिल चलाते समय दरअसल हमारे मांसपेशियों में, राइट, हमारी जो पेशीय ऊर्जा होती है, जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारी पेशीय ऊर्जा ही किसमें, गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। या दूसरा, जैसे ही धनुष को क्या किया जाता है, खींचा जाता है, तो धनुष की जैसी जो कमानी मुड़ती है, राइट, धनुष को खींचेंगे, शुरू में ये है ऐसा, जैसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो ये क्या हो जाएगा, बाण हो जाएगा। जैसे ही हम इसको खींचते हैं तो आकृति कैसी हो जाती है, ऐसी हो जाती है। इसका मतलब ये जो कमानी है, राइट, कमानी की जो है, राइट, यहाँ पर ये मैंने बताया था प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो कमानी की जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है, यही जैसे ही हम तीर को छोड़ेंगे तो वो तीर को गति प्रदान करती है। अर्थात धनुष की जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। राइट। फिर बांध में हम बांध बनाकर पानी को ऊंचाई पर रोकते हैं तो वो पृथ्वी के तल से ऊपर होता है, इसलिए उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है। और जब भी हम उसको किसी रास्ते से नीचे गिराते हैं तो वो गतिमान हो जाता है और उससे हम टरबाइन घुमाते हैं जिससे हम विद्युत भी बना सकते हैं। राइट। या पृथ्वी की सतह से कोई भी वस्तु अगर ऊपर है तो उसमें क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा निहित हो जाएगी। राइट। तो ये थे स्थितिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण हमने देखा था। अब ऊर्जा के अन्य रूपों को पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि हम यहाँ पर जो विद्युत संरक्षण का नियम है उसको भी अच्छे से समझ लें। इसको आपने कई बार पढ़ा होगा, तो ये भी 3 नंबर में पूछा जा सकता है या 5 नंबर में। ऊर्जा संरक्षण का नियम बिल्कुल सही है और ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को समाप्त किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और जिसका उदाहरण एक तो बांध वाला और एक घड़ी की चाबी वाला, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है, जिसको हम इस तरीके से समझेंगे। स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में क्या रूपांतरण। देखिए, पहले कुछ समय पहले जो घड़ियां थी वो चाबी वाली घड़ियां होती थी। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि चाबी वाली घड़ी में जो चलने वाली है या जो चाबी वाली घड़ी है उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो दरअसल जो चाबी वाली घड़ी रहती है तो जब उनमें हम क्या करते हैं, चाबी भरते हैं, तो चाबी भरने की वजह से, राइट, चाबी भरने की वजह से घड़ी में स्थितिज ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है और यही स्थितिज ऊर्जा जो है घड़ी की सुइयों को गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए घड़ी की सुइयां घूमती हैं। वैसे ही बरसात के दिनों में जो एक्स्ट्रा जो वाटर रहता है हम उसको ऊंचाई पर क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो पानी में क्या हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है और इसी स्थितिज ऊर्जा को जब हम क्या करते हैं, बहुत गहराई से
या ऊंचाई से जब ये नीचे गिरता है तो ये जो स्थितिज ऊर्जा है, राइट, ये स्थितिज जो ऊर्जा है ये क्या होती है, नीचे ज़मीन पर गतिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है और इससे हम टरबाइन घुमाकर जो है क्या करते हैं, कार्य करते हैं। एक और जो है कभी कभी प्रश्न सिद्ध करने को आता है, राइट, ये प्रश्न सिद्ध करने को आता है कि ऊर्जा संरक्षण का जो सिद्धांत है, राइट, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को सिद्ध कीजिए। या फिर कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि यदि कोई वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर रखी हुई है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो, जैसे हमने मान लिया कि 100, राइट, यदि कोई वस्तु h ऊंचाई पर रखी है या 100 मीटर की ऊंचाई पर रखी है तो उसकी, जैसे हमने मान लिया कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, m इंटू जी इंटू कितनी हो जाएगी, 100। अब अगर इस वस्तु को हम क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं और ये वस्तु जो है नीचे गिरती हुई 20 मीटर की दूरी पर आ जाती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी mg इंटू क्या हो जाएगी, 20। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्थितिज ऊर्जा में तो कमी हो गई। तो क्या यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत असफल हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जब वस्तु गिरेगी, राइट, तो जब वस्तु ऊंचाई पर रहेगी तो उसकी mgh जो है ये क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। लेकिन जैसे जैसे वस्तु धरातल की ओर आएगी, राइट, तो यहाँ पर ऊंचाई पर ये mgh क्या रहेगी, हाई रहेगी और 1/2 है mv² ये क्या रहेगी, 0 रहेगी। लेकिन जैसे जैसे क्या होगा, ऊंचाई में कमी आएगी। तो आप समझो जब वस्तु ऊपर से गिरेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से उस पर गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा, जिसकी वजह से वस्तु के वेग में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसका मतलब जैसे जैसे mgh में कमी आएगी यहाँ पर b के वेग में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी और यहाँ पर 1/2 mv² जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो एक तरीके से जब किसी वस्तु को आसमान से गिराते हैं तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा है वो किस में संचित हो जाती है, गतिज ऊर्जा में संचित हो जाती है। और इस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम 100% कार्य करता है। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम से हमने ये भी देखा है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, तो जैसे ही हम विद्युत देते हैं तो बिजली के जो पंखे वो घूमने लगते हैं, तो विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। साथ ही हमारे घर के जो कूलर हो जाएंगे, मिक्सी हो जाएंगे, राइट, अन्य कई जो हैं मशीनें होती हैं, मिक्सी हो जाएगी, कूलर हो जाएगी। फिर जिससे हम क्रीम निकालते, क्रीम निकालने वाली क्या हो जाएगी, मशीन हो जाएगी, राइट। या फिर आप जो पोंछा लगाते हैं उसकी भी जो है, तो इस तरीके से गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी। फिर प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, सभी पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण से प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में संचित हो जाती है। फिर गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, तो जो डायनेमो है, राइट, डायनेमो द्वारा जो विद्युत उत्पादन किया जाता है वो एक तरीके से क्या है, गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण है। डायनेमो, राइट, या जिसको जनरेटर बोला जाता है, डायनेमो या जनरेटर में डीजल या पेट्रोल के माध्यम से उसकी जो कुंडली है, कुंडली को घुमाया जाता है। तो डायनेमो की कुंडली जब घूमती है तो उसी कुंडली के घूमने की वजह से ही क्या होती है, विद्युत धारा या जो विद्युत ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है। फिर विद्युत ऊर्जा का प्रकाश एवं ऊष्मा में, तो प्रकाश में बल्ब है, ट्यूबलाइट है, ये प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। और ऊष्मा में क्या हो जाएगा, हीटर हो जाएगा, पानी गर्म करने की रॉड हो जाएगी। फिर रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश व ऊष्मा में रूपांतरण, तो जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती जब जलेगी तो रासायनिक जो ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा में, और मोमबत्ती के आसपास जो गर्माहट होगी वो रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। साथ ही जो ध्वनि ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती। कैसे? माइक्रोफोन से। जैसे ये लगा हुआ है, ये माइक्रोफोन मेरी आवाज़ को जो है विद्युत धारा के रूप में जो है कैमरे तक पहुंचा रहा है और वहाँ पर मेरी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड हो रही है। फिर
विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण, दरअसल मेरे जो माइक है यहाँ से जो ध्वनि ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में ट्रांसफर हो रही है, और आपका मोबाइल जो आप चार्ज करते हैं वो विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा के रूप में जो है परिवर्तित हो रही है, जिसकी वजह से आप मुझे सुन पा रहे हैं, राइट। अब हमने ऊर्जा की जो है यांत्रिक ऊर्जा को तो हमने अच्छे से पढ़ लिया था, अब ऊर्जा के अन्य रूपों को भी और पढ़ते हैं। उसमें हो जाएगा द्रव्यमान ऊर्जा या मास एनर्जी। एक लंबे समय तक यह अवधारणा थी कि द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन आइंस्टीन ने अपना जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव और आइंस्टीन की रिसर्च से ये साफ होता है कि वर्तमान समय में जो ऊर्जा है या द्रव्यमान है उसको ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और आइंस्टीन ने एक सूत्र दिया था, एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, मास इंटू क्या हो जाएगा, प्रकाश का स्क्वायर, राइट। तो जो द्रव्यमान है वह भी ऊर्जा में परिवर्तित हो सकता है। और वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो जो नाभिकीय ऊर्जा है या परमाणु ऊर्जा है, जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, इन ये जो थोरियम है, यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, इनके नाभिक के जो परमाणु हैं उन परमाणुओं से की जो ऊर्जा होती है, राइट, वो कौन सी ऊर्जा होगी, उनकी द्रव्यमान ऊर्जा ही तो होगी, राइट। जब उनकी जो नाभिकीय अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें नाभिकीय विखंडन होगा, तो एक बड़ा परमाणु है वो छोटे परमाणुओं में बदल जाएगा, जिससे ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जित होती है, राइट। फिर सूर्य ऊर्जा हो जाएगा, तो सूर्य भी हमारे जो सौरमंडल है उसमें ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण जो है क्या है, स्रोत है। साथ ही ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा में भी एक तरीके से अगर हम देखें तो जो परमाणु ऊर्जा है या द्रव्यमान ऊर्जा, राइट, दरअसल सूर्य एक जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस का क्या है, गोला है, जिसमें हाइड्रोजन गैस हमेशा हीलियम में परिवर्तित हो रही है। अर्थात द्रव्यमान ऊर्जा ही जो है सूर्य के माध्यम से प्रकाश ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त हो रही है। और प्रकाश ऊर्जा से भोजन क्या करते हैं, जो पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, और उसी जो भोजन है जिसको हम कहते हैं पोषण, उस पोषण से हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। फिर हो जाएगी नाभिकीय ऊर्जा, तो जो यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, इन सभी तत्वों के परमाणु का जो नाभिक है, राइट, उसमें जो ऊर्जा संचित होती है उसको नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। और यही नाभिकीय ऊर्जा जब अभिक्रियाएं होती हैं, नाभ की अभिक्रियाएं होती हैं, तो उन अभिक्रियाओं के माध्यम से, जैसे अनियंत्रित है, राइट, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया यदि अनियंत्रित है तो परमाणु बम या हाइड्रोजन बम बनेंगे, राइट। अगर संलयन होगा तो सूर्य में ऊर्जा या तारों में जो है ऊर्जा के रूप में, तो परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, सूर्य, तारों में जो नाभिकीय ऊर्जा का रूपांतरण है वो दरअसल ऊष्मा ऊर्जा के रूप में होता है। फिर रासायनिक ऊर्जा हो जाएगी, तो विभिन्न पदार्थ, जैसे विभिन्न तत्वों में या पदार्थों की जो रासायनिक ऊर्जा है, राइट, या रासायनिक अभिक्रिया से जो उत्पन्न ऊर्जा है वो क्या कहलाती है, रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। जैसे अगर हम देखें तो विद्युत सेल में, जो विद्युत सेल या जिसको वोल्टामीटर भी कहते हैं, हम आगे जाके बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो वोल्टामीटर में जब हम कोई भी, राइट, कोई भी अम्ल को डालते हैं, जैसे H2SO4 है, राइट, तो वो आयनों के रूप में टूटता है, उसमें रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से ही विद्युत ऊर्जा का जो है वो उत्पादन होता है। फिर प्रकाश ऊर्जा हो जाएगी, तो कोई भी गर्म वस्तु जिसका तापमान होता है वह प्रकाश विकिरण को उत्सर्जित करता है, राइट, जिसको प्रकाश ऊर्जा कहते हैं। और प्रकाश ऊर्जा जो है हम उसको फोटो इलेक्ट्रिक सेल के माध्यम से प्रकाशी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में प्राप्त कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कार्य और ऊर्जा को समझ लिया है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।